नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुनहरा अध्याय। काव्या को लेकर प्रमिला जी की चिंता अब वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आखिर यह लड़की अपनी जिंदगी की किताब में यह सुनहरा अध्याय क्यों नहीं जोड़ना चाहती। जवानी की दहलीज को छूती लड़कियों के माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाती है, यह सोचकर कि कहीं हमारी लड़की कोई अनुचित कदम न उठा ले, कहीं वह कोई विजातीय या ऐसा वैसा लड़का न पसंद कर ले। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। प्रमिला जी चाहती है कि काव्या के जीवन में कोई आए जिसे लेकर उसके दिल में लड्डू फूटने लगे और वह अपनी बेटी की हंसी खुशी डोली सजाकर उसे विदा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हों। लेकिन जीवन के 25वें बसंत में भी फूलों से लदी डालियां, हिलोरे लेता सागर, मदमाती हवा, लड़कों की सीटियां आदि बातें काव्या के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हद तो तब हो गई जब उसने प्रमिला जी द्वारा लाए रिश्तों को देखने सुनने से भी इनकार कर दिया। प्रमिला जी का पारा उस दिन फट ही पड़ा। तुम आखिर चाहती क्या हो? अरे लड़कियां इस दिन के लिए लालायत रहती है, क्यों तुम अपनी जिंदगी का यह सुनहरा अध्याय आरंभ नहीं करना चाहती? मम्मी, क्या सचमुच शादी एक लड़की की जिंदगी का सुनहरा अध्याय होता है? हाँ बिल्कुल, विवाह करके माँ बनकर ही एक स्त्री का जीवन पूर्ण होता है। एक पुरुष का संग उसके जीवन में खुशियों के सतरंगी इंद्रधनुष खिला देता है। जिंदगी बेहद खूबसूरत और अर्थपूर्ण नजर आने लगती है। एक बार इस अध्याय के पृष्ठ उलटकर तो देखो। आपने भी तो कभी इस अध्याय के पृष्ठ उल्टे थे मम्मी। क्या हुआ? काव्या का दबा दबा सा स्वर उभरा तो प्रमिला जी मानो आसमान से गिर पड़ी। मेरी बेटी ने मेरी ही जिंदगी को आधार बनाकर शादी के बारे में कितने पूर्वाग्रह पाल रखे हैं और मैं नासमझ सी उससे सवाल जवाब कर रही हूँ। सोचकर प्रमिला जी का सिर चकराने लगा, पर फिर तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाला। मेरी जिंदगी का किस्सा अलग था बेटी, तुम उसे अपनी जिंदगी से क्यों जोड़ रही हो? जो मेरे साथ हुआ जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी हो। सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते बेटी। प्रमिला जी ने बेटी को समझाने का प्रयास किया। तो फिर आपने हमेशा दूसरी शादी से इनकार क्यों किया? सारे पुरुष एक से तो नहीं होते। काव्या भी आज पूरे तर्क वितर्क पर उतर आई थी। काव्या, प्रमिला जी का स्वर न चाहते हुए भी थोड़ा तीखा और कटु हो गया था। यहाँ बात तुम्हारी शादी की चल रही है। मेरी शादी, मेरे अतीत को इसमें मत घसीटो। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मुझे आपकी बेटी को आपकी ज़िंदगी से सरोकार नहीं होगा तो और किसे होगा? माँ बाप तो संतान के रोल मॉडल होते हैं। मैंने जब भी आपके वैवाहिक अतीत को टटोलना चाहा, आपने यह कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि आम कामकाजी दंपतियों की भांति आपके अहम टकराई और अलगाव हो गया। दोनों ने स्वेच्छा से अलग अलग रहना मंजूर कर लिया। तलाक जैसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया में उलझना भी आपने आवश्यक नहीं समझा। कल को मेरी जिंदगी में भी यही मोड़ आए, इससे पूर्व ही मैं इस राह से किनारा कर लेना चाहती हूँ। एक दुख भरी सांस के साथ काव्या ने अपनी बात समाप्त की। उसे अफसोस था कि उसने गड़े मुर्दे उखाड़कर मम्मी के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन संतोष था कि आखिर वह अपने दिल की समस्त उलझनें, समस्त शंकाएं
मम्मी के सम्मुख रखने में कामयाब हो ही गई। बरसों से मन में उमड़ते उमड़ते आशंका, संदेह, आक्रोश के बादल अंततः बरस ही गए और पीछे छोड़ गए एक नीर खामोशी। प्रमिला जी अपने कमरे में चली गई। 2 दिनों तक दोनों के बीच मौन पसरा रहा। सिवाय औपचारिक वार्तालाप के दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। प्रमिला जी गहरी सोच में थी। इतना उन्हें स्पष्ट हो गया था कि काव्या जब तक विवाह संबंधी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होगी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, उसका घर कभी नहीं बस पाएगा। अकेलेपन की जिस त्रासदी को वे भोग रही हैं, काव्या भी नहीं सोचकर ही प्रमिला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। तीसरे दिन ही उन्होंने बेटी से संवाद का सूत्र जोड़ दिया। काव्या, मैं समझती थी कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप दोनों की कमी पूरी कर दी, लेकिन यह मेरी खुशफहमी थी। एक टूटा हुआ परिवार संतान के लिए कभी भी खुशी का सबब नहीं बन सकता। तुम्हारा घर बस सके, इसके लिए मुझे अपनी कमजोरियां स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, आज मैं स्वीकार करती हूँ कि यदि उस वक्त मैंने समझौते की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया होता, तो नलिन 2 कदम बढ़ाने में कोई कोताही नहीं करते। और मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूँ कि यदि नलिन ने 1 कदम बढ़ाया होता, तो मुझे 4 कदम बढ़ाकर उस बढ़ती दूरी को पाटने में तनिक भी संकोच नहीं होता। लेकिन अहम का मुद्दा तो यही 1 कदम बनकर रह गया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी अधिकांश टूटते परिवारों की एकमात्र वजह यही पहले कदम का ईगो है। तुम यदि इस ईगो को दरकिनार कर सकें, तो तुम्हारी गृहस्थी कभी नहीं टूट पाएगी। अब देखो, अपने ईगो को दरकिनार रखते हुए मैंने अपने अतीत की भूल स्वीकार कर ली है। अब तो तुम शादी के लिए तैयार हो ना? प्रमिला जी की आशा भरी नजरें काव्या की ओर उठी और देर तक वहीं टिकी रही, क्योंकि काव्या गहरी सोच में डूब गई थी। काफी देर सोच विचार के बाद काव्या के होठ हिले। मम्मी, क्या यही स्वीकारोक्ति तुम पापा के सम्मुख भी दोहरा सकती हो? काव्या का स्वर शांत और संयत था। फिर भी प्रमिला जी चिल्ला उठी। काव्या! हाँ मम्मी, क्या तुम पापा के सामने अपनी गलती मान सकती हो? मैंने कोई गलती नहीं की। प्रमिला जी की गर्दन एकदम तन गई थी और वाणी में कठोरता का पुट आ गया था। मैं तुम्हें सिर्फ टूटते परिवारों की मिसाल दे रही थी और यह बता रही थी कि यदि दोनों में से एक भी पक्ष अपने ईगो को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर समझौते की दिशा में एक कदम भी उठाए, तो दूसरा पक्ष 4 कदम बढ़ाकर उसका स्वागत करेगा, क्योंकि अधिकांश मामलों में ही दोनों पक्ष अलग नहीं होना चाहते। मैं भी यही कह रही हूँ मम्मी, आप और पापा भी अलग होना नहीं चाहते थे, बस किसी एक के झुकने का इंतजार कर रहे थे और शायद आज भी कर रहे हैं। पागल मत बनो काव्या, वह अध्याय कब का समाप्त हो चुका है। मुझे और नलिन को अलग रहते कितने बरस बीत चुके हैं। मैं अपने एकांतवास से खुश हूँ। नहीं मम्मी, आपने खुद स्वीकारा है कि गृहस्थी एक लड़की की जिंदगी में कितना मायने रखती है। जिस तरह आपको यह एहसास हो रहा है कि आप मेरी जिंदगी में पापा की कमी पूरी नहीं कर सकी, मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि मैं आपकी ज़िंदगी की यह कमी पूरी नहीं कर सकी। काव्या भावुक होने लगी तो प्रमिला जी ने मोर्चा संभाल लिया। हम मुद्दे से भटक रहे हैं काव्या।
हमारी शादी की बात कर रहे थे और मैंने तुम्हें विश्वास दिला दिया है कि यह जिंदगी का बेहद खूबसूरत मोड़ है जहाँ संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। केवल समझौतावादी प्रवृत्ति से इस मोड़ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है और समझौते का यह प्रयास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है ना मम्मी? तुम जिद पर उतर आई हो काव्या। मुझे नलिन से मिले वर्षों बीत गए हैं, मेरे पास उनका कोई अता पता नहीं है। पापा कोलकाता में हैं। रमला जी को लगा उनके आसपास मानो सैकड़ों बम फट गए हैं। तुम्हें अपने पापा का पता मालूम है? मतलब तुम उनसे मिलती रही हो? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ मानकर संतोष करती रही, तुम्हारा घर बसाने के लिए अपने बरसों से पाले अहम के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और तुम? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कभी पापा से नहीं मिली, बस इधर उधर पूछताछ और पत्र व्यवहार, फोन आदि के बाद बड़ी मुश्किल से उनका पता जुटा पाई हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद अब नितांत एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं पापा। दरअसल शादी को लेकर मैं इतने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी कि एक बार उनसे मिलना चाहती थी। अब पता भी मिला है तो इतनी दूर था जहाँ अकेले आपको बताए बगैर मैं नहीं जा सकती। मम्मी, हम साथ कोलकाता चलेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे एक कदम बढ़ाने पर प्रत्युत्तर में 4 कदम का फासला नापा जाता है। बोलो मम्मी, कब चलें? तुम पागल हो गई हो काव्या, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, मतलब आप नहीं चाहती मेरी जिंदगी में शादी जैसा कोई अध्याय जुड़े? ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बेटी में काफ़ी देर तक बहस चलती रही। आखिरकार हार मानते हुए रमला जी ने कहा, ओ काव्या, मैं हार गई तुमसे। ठीक है, चलो जहाँ भी चलना है। ट्रेन का लंबा सफ़र रमला जी को और भी लंबा लग रहा था। कैसे करेगी वह इतने बरसों बाद नलिन का सामना? कह देगी कि वह अपनी मर्जी से नहीं आई है, उनकी बेटी खींच कर लाई है, वरना उन्हें कहाँ ज़रूरत है पति नामक प्राणी की। जहाँ इतने बरस अकेले गुजार लिए, बाकी के और गुजर जाते। नहीं, गुजार लिए शब्द ठीक नहीं रहेगा, इससे बेचारगी झलकती है। वे अपने आप को कभी बेचारी सिद्ध नहीं होने देगी। नलिन ने व्यंग भरी मुस्कान से ताका या कुछ ताना कसा तो वे उल्टे कदमों से लौट आएंगी और फिर कभी उस ओर रुख नहीं करेंगी। लेकिन इन सब से काव्या को क्या संदेश जाएगा? यह संवेदनशील लड़की तो हमेशा के लिए शादी से मुंह मोड़ लेगी। ओह, यह मैं क्या कर बैठी? मैं यहाँ आने के लिए राजी ही क्यों हुई? उधर काव्या के दिमाग में भी उथल पुथल मची हुई थी। यदि आमने सामने होने पर एक बार फिर दोनों के अहम टकरा गए तो उसकी अब तक की सारी जांच पड़ताल, मीलों का यह कष्टदायी सफ़र, जो शारीरिक से भी ज़्यादा मानसिक रूप से कष्टदायी सिद्ध हो रहा था, सब व्यर्थ चला जाएगा। पर जो भी हो, मम्मी की ज़िंदगी का फैसला किए बिना वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। गंतव्य तक पहुंचने के लिए माँ बेटी को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। हाँ, मशक्क़त करनी पड़ी तो बंद दरवाजे की घंटी बजाने की हिम्मत जुटाने में। कुछ देर दिल थाम कर इंतज़ार करने के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाले शख्स को देखकर रमला जी का कलेजा मुँह को आने लगा। यह उनका नलिन है। उनकी कल्पना के यंग स्मार्ट हैंडसम नलिन की जगह यह कौन सफ़ेद बाल, क्रश काय शरीर और झुर्रियों वाला चेहरा लिए बूढ़ा खड़ा था। मोटे लेंस की ऐनक के पीछे से झांककर पहचानने का प्रयास करता वह क्रश काय थरथराता शरीर जैसे ही ढहने लगा,
काव्या ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। पापा, नजर भर काव्या को देखने और फिर प्रमिला को देखकर नलिन हर्षातिरेक से बोले, काव्या मेरी बच्ची, यह हमारी बेटी ही है ना प्रमिला? ओह, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मुझे विश्वास दिलाओ, कोई मुझे नींद से जगाओ। नलिन मानो खुशी से बौरा उठे थे। प्रमिला जी और काव्या ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बैठाया। सबकी डबडबाई आंखें बरसने लगी। 15 वर्षों के वियोग की पीड़ा बहते निशब्द आंसुओं में कब घुलकर बह गई, किसी को पता ही नहीं लगा। प्रमिला जी के दिमाग में कब से चल रहे संवाद प्रतिसंवाद, व्यंग प्रतिव्यंग, कटुक्तियाँ जाने कहाँ तिरोहित हो गई थीं। इस अशक्त निरीह वक्त के थपेड़ों से घायल इंसान पर वह अब और क्या प्रहार करे। दया, सहानुभूति और अंततः निर्मल प्रेम का सागर उनके हृदय में हिलोरे लेने लगा था। नलिन भी शायद ऐसी ही मन स्थिति से गुजर रहे थे। नजरें चुराती आंखों में मानो वाक क्षमता भी चुरा ली थी। मैं रसोई देखती हूँ और कुछ चाय पानी का प्रबंध करती हूँ, कहते हुए काव्या खिसक ली। उसका सोचना सही था। एकांत ने दिलों की दूरियां और मीलों के फासले पल में मिटा दिए। जानबूझकर काफ़ी देर लगाकर जब वह चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो नलिन उसे अपलक ताकते रह गए। कितनी बड़ी, समझदार और सुंदर हो गई है हमारी छोटी सी गुड़िया। पापा के उद्गार सुन काव्या सकुचा उठी। बस यह अंतिम जिम्मेदारी रह गई है मेरी, इसे अच्छा घर वर देखकर विदा कर दो। अब यह हमारी जिम्मेदारी है। नलिन ने हमारी शब्द पर जोर देते हुए काव्या को अपने पास बैठा लिया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। काव्या सोच रही थी, रिश्तों में सद्भाव और मिठास हो तो जिंदगी का हर अध्याय ही सुनहरा है। गृहस्थी बसाने से पूर्व ही वह शनै शनै सफल ग्रस्त जीवन के समस्त गुण आत्मसात करती जा रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।